हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 15 दिसंबर मंडे की आज की क्लास है। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ कि 40 मिनट में 4 से 5 घंटे की इंग्लिश की पढ़ाई, इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। इस क्लास में 40 मिनट के अंदर आप रीडिंग भी सीखते हो, ग्रामर को भी साथ साथ कवर करोगे, वोकैब को भी लॉजिकली आपको सिखाएंगे ताकि रटना ना पड़े, और किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे तैयार करते हैं। आज का आर्टिकल एक जोक पे, एक मजाक पे लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी क्लास को शुरू करेंगे, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है एड्रेसिंग एन अनॉमली। देखिए, अनॉमली का मतलब होता है अंग्रेजी में अपवाद, एक्सेप्शन, एबरेशन, जो चीज नॉर्मल से हट करके हो। और एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस तो पता ही है आपको, आपका एड्रेस, आपके घर का पता, दुकान का पता। देखो, एड्रेस का वो वाला मीनिंग नहीं लगेगा, यहां वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है, और वर्ब फॉर्म में एड्रेस का मतलब होता है किसी समस्या का सोल्यूशन निकालना, संबोधित करना, हल निकालना। कह रहे एक अनोमली सी है हमारे पास, उसको हमें संबोधित करना होगा या फिर उसका सोल्यूशन निकालना होगा। कुछ अपवाद, एक्सेप्शन हमारे सामने किसानों की वजह से आया है। चलिए, अनोमली वर्ड आगे डिटेल में आएगा। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द सेंटर मस्ट मेक बर्न्ड एरिया एस्टिमेट्स ऑफ स्टबल पब्लिक। कह रहे जो सेंटर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसको मेक करना ही होगा या करना ही चाहिए। मेक मतलब बनाना, मस्ट का मतलब है चाहिए। और क्या कह रहे जी, इनको बनाना होगा या मस्ट मेक करना होगा ऐसे एस्टिमेट को, अंदाजे को, जो है बर्न्ड एरिया का, जले हुए एरिया का, और किसके, स्टबल के या पराली के। और कह रहा है इसको बनाना होगा पब्लिक या इसको लाना होगा सबके सामने। टू मेक समथिंग पब्लिक का मतलब है किसी चीज को वेबसाइट पे अपलोड कर देना, न्यूज़पेपर में छपवा देना, सबको बता देना। सारी पब्लिक को जब कोई बात पता लग जाती है, दैट थिंग हैज बीन मेड पब्लिक। तो सरकार को जले हुए एरिया, जो बर्न्ड एरिया है ना, उसका एस्टिमेट भी पब्लिक कर देना चाहिए। चुपचाप अपने पास छुपा करके रखती है जब सरकार, तो लोगों का भरोसा सरकार से हटता है। चलिए, सेंटर सब्जेक्ट है यहाँ पे, मस्ट मेक पब्लिक इसकी वर्ब है। बर्न्ड एरिया वो एरिया है जो किसानों ने जला दिया है, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में। खेतों का जला देते हैं ना किसान पराली, ताकि नई फसल उगे। चावल जला दें तो फिर गेहूं उग जाए। तो इस तरीके से वो एरिया है बर्न्ड एरिया। स्टबल का मतलब भी होता है बची कुची फसल, पराली बोलते हैं इसको आम भाषा में। चलिए, अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी दिखाता हूं मैं आपको। 5 वर्ड्स हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लोगे, क्लास को आप स्मूथली ले पाओगे। क्लास अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना। यह आपका प्यार दिखाने का फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल के लिए। इसी के साथ में वाईटी की एंड्रॉइड और आईओएस ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, आरसी आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, आरसी, एसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए, वोकैब शीट है, थोड़ा इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। पहला वर्ड अपने पास आज एबरेशन। स्पेलिंग देख लेना, नया वर्ड आपके लिए। एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं इसको आसान भाषा में। इन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज अनमैरिड वीमेन आर सीन एज एबरेशन। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज में, दकियानुसी समाजों में, अनमैरिड वीमेन जो हैं, या शादी ना करने वाली महिलाएं जो हैं, जो उम्र दराज होती हैं, उनको देखा जाता है एक अपवाद के तौर पे, एबरेशन के तौर पे। चलिए, अपवाद को अनोमली भी बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी भी बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं। ये अनोमली वर्ड आपने आर्टिकल में आज देखा है ना, जो अलग है, नॉर्मल से हटके है, अपवाद है, अनोमली। अगला वर्ड अपने पास डिब्री। पीछे का एस इस वर्ड में प्रोनाउंस नहीं किया जाता,
लिखा हुआ है डिब्रीस, बोला जाता है डिब्री। डिब्री का मतलब होता है मलबा। जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया, फिर उसके जो बचे कुचे आपको सामान मिला, कोई शिप डूब गया, उसका समंदर में से निकाल के लाए, तो ये सब चीज़ें जो मलबा बोलते हैं अंग्रेजी में कहलाती हैं डिब्री। डिब्री के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में रबल, रैकेज या रेमनेंट, बचा कुचा, है ना। पूरा शिप तो डूब गया, उसका कुछ बचा कुचा आपको मिला है मलबा, वो रेमनेंट है या डिब्री है। सेवरल नेवी शिप्स आर ट्राइंग टू रिकवर द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड प्लेन्स। कई सारे नौसेना के जहाज कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने को, ढूंढ निकालने को मलबे को इस क्रैश किए गए प्लेन के। रेमनेंट वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। इसको याद करने की ट्रिक ये है, ये वर्ड बना है रिमेनिंग से। रिमेनिंग पता ना आपको, रिमाइंडर, रिमेनिंग, बचा हुआ, तो रिमेनेंट मतलब बचा कुचा मलबा, ऐसे इसको याद रखें, रिमेनिंग या रिमाइंडर से। चलिए एक और वर्ड अपने पास, कैटेगोरिकल। देखिए अगर किसी सवाल का जवाब आपको देना हो और बिल्कुल क्लियर रखना हो जवाब को, तो या तो आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। जब भी आप दोनों चीजें नहीं बोलते ना, तो आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे रहे हैं। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो ऐसा क्लियर कट जवाब दो ही कैटेगरी में होता है, हाँ या ना की। इसलिए अंग्रेजी में क्लियर कट चीजों को कैटेगोरिकल बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया है ये वर्ड ऐसे ही। आप इसकी हिस्ट्री सर्च करो, है ना, चैट जीपीटी में लगाओ, इधर उधर आपको हिस्ट्री दिखेगी इसकी। कैटेगोरिकल मतलब जो क्लियर कट हो, जो दो कैटेगरीज में हाँ या ना में बताया जा सकता हो। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने अपना क्लियर कट सपोर्ट दिखाया है, कैटेगोरिकल सपोर्ट दिखाया है, और किसको? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार को। अब जो चीज क्लियर कट होती है उसके ये सारे सिनोनिम्स आपके सामने हैं, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट। ये अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस जरूर देखना, आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगर मैं इनका अन निकाल दूं, इन दोनों वर्ड्स के आगे से अन निकाल दूं, तो इनका मतलब पता क्या हो जाएगा? जो चीज साफ साफ ना हो। इक्विवोकल मतलब जो हाँ भी करती हो और ना भी करती हो। एम्बिग्यूअस मतलब जो लेफ्ट भी जाता हो राइट भी जाता हो, सीधा रास्ता ना पकड़ रहा हो। तो एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल ऐसे हो गए जो क्लियर ना हो। अनएम्बिग्यूअस लगा करके आपने इनको दोनों वर्ड्स को क्लियर बनाया। वर्ड से खेलना सीखो, ब्रेक करो दिमाग में जितना हो सके, छोटी सी डायरी बना लो और उसको रिवाइज किया करो। सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास, अपराइज, आपके लिए नया वर्ड है। अपराइज का मतलब होता है किसी इंसान को इन्फॉर्म करना किसी चीज के बारे में। द CEO अपराइज्ड द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो कंपनी का CEO है उसने इन्फॉर्म किया बोर्ड मेंबर्स को, और किस बारे में? ताजा तरीन घटनाक्रम के बारे में या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो अपराइज वर्ब हमेशा अपने बाद में एक नाउन लेगी जिसके बारे में, जिसको आप बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, और फिर ऑफ लगा करके आप बताते हो उस चीज के बारे में जो आप बताना चाह रहे हो। अपराइज मी ऑफ समथिंग, अपराइज्ड यू ऑफ दैट थिंग। स्ट्रक्चर दिमाग में बिठानी है अपने को, ठीक है। चलिए, अपराइज को नोटिफाई करना, ब्रीफ करना, मेक अवेयर करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेस आर्टिकल। लास्ट वर्ड है अपने पास, स्पीशियस। देखो अंग्रेजी में एक वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस वर्ड का ही छोटा फॉर्म है स्पीशियस। सस्पिशियस यानी जो शक के दायरे में हो, जिस पे आपको शक हो, जो आपको लगे कि यार झूठा है, कुछ गलत है इसमें, है ना, सस्पिशियस है। तो स्पीशियस मतलब जो चीज मिसलीडिंग हो, अनऑथेंटिक हो, जिसपे आपको शक होता हो। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं ये। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पीशियस। सारे क्लेम्स या दावे कंपनी के साबित हुए गलत, मिसलीडिंग या अनऑथेंटिक। चलिए, स्पीशियस के लिए एक और वर्ड भी अपने पास अंग्रेजी में, डिसइंजीनियस। अब ये वर्ड मैं ब्रेक करके बता रहा हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ सके। देखिए, जेन्युइन पता है आपको क्या होता है? जेन्युइन मतलब सही। अगर कोई जेन्युइन बात कर रहा है, कोई जेन्युइन इंसान है, तो मतलब एकदम सही इंसान है, सच्ची बात करता है। वहीं से वर्ड बनाया गया है इनजेन्युअस। ऐसा आदमी जो हमेशा जेन्युइन बातें करे, जेन्युइन पने के अंदर रहता हो, हमेशा सच्ची बातें करता हो, बच्चों की तरह हो, झूठ ना बोलता, और उसके आगे डिस लगा दिया तो बन गया डिसइंजेन्युअस, यानी ऐसा आदमी जो झूठी बातें करता हो, मिसलीडिंग हो। तो जेन्युइन से इंजीनियस, इंजेन्युअस, और आगे डिस लगा करके उसको हमने बना दिया डिसऑनेस्ट। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। स्पूरियस का मतलब होता है फेक या कॉपी, नकली। सस्पिशियस, डूबियस, डिसेप्टिव आपने देख लिया। वो क्या है, बहुत हैवी है आज की। ये स्पीशियस वर्ड जहां आएगा ना आगे, डिसइंजीनियस, इसका एक होमोनिम भी आपको करवाऊंगा। अंग्रेजी में एक और वर्ड ऐसा जो ऐसी ही स्पेलिंग रखता है ऑलमोस्ट, लेकिन अलग मीनिंग उसका होता है। आपको पता है पराली जलना एक समस्या है दिल्ली के लोगों के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है सर्दियों के दिनों में। सरकार ने रिसेंटली दावा किया कि पिछले 3-4 साल में
90% परालियां जल्दी बंद हो गई हैं। और क्यों बंद हो गई हैं? क्योंकि सरकार ने ऐसी स्कीमें निकाली थी जिससे किसान पराली ना जलाएं, जो जलाएगा उसको फाइन लगेगा और जो नहीं जलाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो सरकार का ये कहना है, देखो हमने कितने अच्छे से पराली जलवाना बंद कर दिया। लेकिन ये डेटा जो सरकार लाई है ना, ये एक ऐसे सैटेलाइट से आया है जो सैटेलाइट भारत में सुबह 10 से दोपहर को 1 बजे के बीच में रहता है। मतलब 10 से 1 बजे के बीच की परालियां सरकार गिनती है। और ये बात किसानों को भी पता लग गई कि अगर पराली जलानी है तो 10 से 1 बजे के बीच में मत जलाओ, दोपहर को 4 बजे के बाद जो है जितनी जलानी है परालियां जला लो, दूसरे सैटेलाइट पकड़ेगा तो पकड़ेगा। तो सरकार एक सिंगल सैटेलाइट के बेस पे दावे बड़े बड़े कर रही है। पता यह लगा सारे किसान अब शाम को पराली जलाते हैं, परालियां आज भी उतनी जल रही हैं लगभग, सरकार के दावे सारे खोखले हैं। तो ये एक डेटा में अनोमली है, एक्सेप्शन है, जिसको हमें एड्रेस करना होगा और सरकार को हल निकालना होगा। आज की टोन है स्केप्टिकल, स्केप्टिसिज्म यानी कि शक दिखा रहा है सरकार के इरादों पे और उनके कामकाज के तरीकों पे, और साथ में क्रिटिकल, क्रिटिसाइज भी कर रहा है किसानों और सरकारों को। शुरू करें? चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज कर लो, खुद से पढ़ना तभी सीखोगे जब पढ़ोगे, है ना। मैं टीचर पढ़ रहा है उससे आप नहीं सीख पाओगे। मैं भी रुका हुआ हूं, आप भी रुक जाओ, आराम से मीनिंग निकाल लो जितना आप निकाल पा रहे। चलिए वीडियो को पॉज करके कर लेना ट्राई, है ना। कह रहा है, इन अ स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट पंजाब एंड हरियाणा हैड कलेक्टिवली रिड्यूस्ड फायर इंसिडेंट्स बाय 90% इन 2025। कह रहा है जी, एक स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट आपको पता ही है ना, एक दावा समझ लो, एक क्लेम समझ लो, एक बयान में। और जो स्टेटमेंट दी गई हमारी संसद के सामने, पार्लियामेंट के सामने, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने या मौसम विभाग ने इस बारे में बताया कि पंजाब और हरियाणा जो है उन्होंने मिला जुला करके रिड्यूस कर दिया था या कम कर दिया था पराली जलने की घटनाओं को, फायर इंसिडेंट्स को। और कैसे? 90% से। और कब? सन 2025 में। और किसके मुकाबले? 2025 में मुकाबले में कंपेयर टू सन 2022 के। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट के अंदर बताया। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है। सारे सब्जेक्ट्स आपको ग्रीन कलर में मिलेंगे, सारी वर्ब्स पिंक में मिलेंगी। ग्रीन और पिंक पकड़ोगे तभी सेंटेंस का सर और पांव आपके हाथ में आएगा, इसलिए कलर देकर के लाता हूं मैं, ध्यान दिया करो इसकी तरफ, है ना। पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट्स की वर्ब है हैड रिड्यूस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये काम वो पहले ही कर चुके थे। बाय 90% यानी 90% परालियां जलनी बंद हो गई हैं। कह रहे दिस इज इन रेफरेंस टू द बर्निंग ऑफ फार्म स्टबल, अ ट्रेडिशनल शॉर्टकट टू क्विकली shed fields of paddy remnants and prepare them for a second crop in this case। कह रहा है ये जो पूरी बात बताई गई है ना, ये रेफरेंस में है या संबंध में है। दिस इज इन रेफरेंस टू, और किसके संबंध में है? टू लगा के बता रहा है। बर्निंग के या जलाए जाने के बारे में, फार्म स्टबल को या खेत की पराली को। स्टबल आप समझते हैं, बची हुई फसल। भाई चावल तो आपने उखाड़ लिया, पीछे जो उसके रह गए डंठल से, है ना, वो जला दोगे ताकि नई फसल यहाँ पे उग सके। तो जो बचे हुए जो रह गया माल जो काम का नहीं है उसको स्टबल बोलते हैं। तो ये इन्होंने बताया फार्म में बची हुई पराली के जलाए जाने के बारे में। अब पराली क्या है जी? कह रहा है जी पराली है, अब इस बारे में बताया गया है, एक ट्रेडिशनल शॉर्टकट है, एक परंपरागत तौर पे यूज किया जाने वाला शॉर्टकट है जिससे फटाफट शेड कर दिया जाए, झाड़ दिया जाए फील्ड्स को, खेतों को, पैडी के रेमनेंट से या फिर चावल के बचे हुए डिब्री से, मलबे से। पैडी मतलब चावल। और प्रिपेयर कर दिया जाए खेत को या दम को एक दूसरी क्रॉप के लिए, अगली फसल के लिए। और कौन सी फसल है? इन दिस केस व्हीट, इस केस के अंदर है गेहूं। तो ये इस रेफरेंस में बताया गया। कह रहा है जी बट दैट हैज इन द लास्ट डेकेड एंड हाफ बीन लिंक्ड टू स्पाइक्स इन एयर पोल्यूशन इन अक्टूबर नवंबर इन दिल्ली एंड सराउंडिंग सिटीज। कह रहा लेकिन ये वो पराली है जो हैज ये काम कर चुकी है। और क्या कर चुकी है? पिछले लास्ट डेकेड और हाफ में, 15 सालों में, डेकेड मतलब 10 साल, डेकेड एंड हाफ मतलब 15 साल, ये लिंक हो चुकी है, ये पराली जोड़ी जा चुकी है स्पाइक से या उछाल से, जो एयर पोल्यूशन में आता है अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली नाम के शहर के अंदर और इसके सराउंडिंग, आजू बाजू के शहरों में। बड़ा लंबा सेंटेंस है, बड़े सारे क्लॉजेज हैं इसमें, एक बार रिपीट कर रहा हूं, मोटा मोटा मीनिंग आप निकाल चुके हो, स्ट्रक्चर देख लो मीनिंग के साथ। कह रहे ये जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट हुई है ना, ये रेफरेंस में है या फिर संबंधित है जलाए जाने से, और किसका? फार्म की स्टबल का, खेत की पराली का। अब ये फार्म स्टबल का जलाया जाना क्या है? कह रहे ये कुछ नहीं है, एक शॉर्टकट है पुराने टाइम का, सैकड़ों साल पुराना।
और शॉर्टकट इसलिए है कि स्टबल को कौन उखाड़ेगा, सीधे सीधे क्या करो, इसको फटाफट खेत से झाड़ दो, क्विकली शेड कर दो, और किसको, पैडी के रेमनेंट को या चावल की बची हुई काम की ना काम आने वाली फसल को, और खेत को जला के तैयार कर दो नई फसल के लिए, जैसे कि इस केस में होती है गेहूं। कह रहा लेकिन यही पराली पिछले 15 साल के अंदर जोड़ दी जा चुकी है बढ़ते हुए स्पाइक किससे, जो है एयर पोल्यूशन में, दिल्ली और आसपास के शहरों में अक्टूबर नवंबर के महीनों में। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। दिस की वर्ब इज इन रेफरेंस टू, यानी इन रिलेशन टू, विद रिस्पेक्ट टू। रेमनेंट यानी डिबरी, बचा हुआ मलबा किसी चीज का। पैडी मैंने आपको बता दिया, चावल जब बिना उखाड़े जो उसका पौधा होता है ना, उसको बोलते हैं पैडी। जब उसका हस्क निकाल दोगे, उसके ऊपर का छिलका निकाल दोगे, तो वो राइस कहलाता है, उससे पहले पैडी होता है। ठीक है, वैसे चावल ही है। दैट आया है स्टबल बर्निंग के लिए, वर्ब इसकी हैज बीन लिंक्ड। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बढ़े आगे, स्पाइक का मतलब होता है अचानक से आने वाला उछाल या इंक्रीज। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। उससे पहले एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको चेक कर लो। देखो अंग्रेजी में बाय प्रेपोजिशन के कई सारे यूज हैं, जैसे 6 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला यूज है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, द आइडिया वॉज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा। तो बाय के बाद में आप कोई नाउन अगर लिख दें, तो वो नाउन जो है उसके ऊपर काम होता है, या वो नाउन जो है करता होता है ना, सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, तो पैसिव के अंदर स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये तो सबको पता ही होता है। अब इसके अलावा बाय के क्या यूजेस हैं, ये जो बाय पैसिव बनाते हो आप लगाते हो, उसके अलावा बाय कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला इसका यूज है टाइम या डेडलाइन वाला। जैसे मैं आपको बोल दूं कि प्लीज सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, तो इसका मतलब है फॉर्म को मंडे तक सबमिट कर दो, मंगलवार नहीं होना चाहिए, सोमवार का। बाय प्लस में अगर टाइम लाइन दे दी जाए तो मतलब एक डेडलाइन आपको मिली है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना। ठीक है ना, एसएससी भी बोलती है आपको, बैंक भी बोलता है कि 15 दिसंबर तक फॉर्म भर देना है, तो बाय 15 दिसंबर तक आपका फॉर्म जो है भरा जाना चाहिए। ये हो गया दूसरा मीनिंग। अब देखो तीसरा, कभी कभी बाय के बाजू में कोई लोकेशन लिखी होगी, जगह लिखी होगी, तब बाय का मतलब होता है उसके बिल्कुल नजदीक। द फार्म हाउस वॉज लोकेटेड बाय द रिवर। ये फार्म हाउस जो है ये स्थित था, लोकेटेड था या बना हुआ था रिवर के बिल्कुल बाजू में। तो ये सड़क जा रही है और यहां पे कहीं फार्म हाउस है। ठीक है, इस पूरे एरिया में बाय द रिवर है, आमने कहीं सामने पीछे आगे पीछे कहीं ना कहीं रिवर है। तो ये तीसरा आपको बाय का यूज देखना है, जब किसके पास में कोई जगह का नाम दिया गया हो। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर, मैं दरवाजे के पास खड़ा था, है ना। चलो चौथा यूज देखो, बाय से आप इंक्रीज या डिक्रीज बता सकते हो। माई सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, मेरी तनख्वाह जो है 10% बढ़ चुकी है। और जो यहाँ पे यूज भी हुआ है, देखो फार्म इंसिडेंट्स जो है मिला जुला करके रिड्यूस हो गए बाय 90%, 90% जितने कम हो गए। तो जब भी किसी चीज में इजाफा होता है या कमी होती है, कितने टका की हुई है, तो आप बाय लगा करके बता सकते हो, बाय 10% इंक्रीज, बाय 90% रिड्यूस्ड। अब देखो दो खास यूजेस, ये जो 4 मैंने आपको बताए ये तो ध्यान रखने हैं। 2 ऐसे हैं जिन पे बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर से। बाय का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि आपने कैसे किसी चीज की पेमेंट की, कार्ड से की, क्रेडिट से, डेबिट से, यूपीआई से, चेक से। और बाय लगा करके कोई व्हीकल का नाम लिख दोगे, कार, स्कूटर, बाइक, टैक्सी, ट्रेन, एयर, तो इसका मतलब होगा आपने कैसे यात्रा की। ठीक है, एक्सेप्शन आइन की एक्सेप्शन सिखाऊंगा अभी, पहले मेन रूल तो देख लो, फॉर्मूला तो देख लो। बाय के बाद में व्हीकल लिखाओ सीधे सीधे, तो उस व्हीकल से यात्रा हुई है। बाय के बाद में कार्ड, यूपीआई, कैश, चेक लिखाओ, तो इसका मतलब उस मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट हुई है। जैसे वी रीच्ड मुंबई बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एयर और बाय टैक्सी, चारों में से कोई भी आप लिख सकते हो। वैसे ही टुडे मोस्ट रिटेल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया आर डन बाय यूपीआई। आज की डेट में ज्यादातर रिटेल ट्रांजैक्शन जो है, छोटी ट्रांजैक्शन जो है भारत में, वो यूपीआई के सारे बाय यूपीआई होती है। अब एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन ये है, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो ना तब बाय का इस्तेमाल नहीं होता। टुडे मोस्ट ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन इंडिया आर डन बाय कैश, ये गलत है। एक्सेप्शन ही तो मेन फोकस पॉइंट होता है एग्जामिनर का। सबको पता है भाई बाय को लगा करके मोड ऑफ पेमेंट लगेगा, लेकिन कैश के साथ नहीं लगता। कैश के साथ लगता है इन। आई पेड इट इन कैश, आई बॉट इट इन कैश, मैंने खरीदा इसको कैश में या बेचा इसको कैश में। दूसरी एक्सेप्शन देखो, बाय के साथ में आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो लगाया ना, ये तभी लगेगा बाय जब ये ट्रांसपोर्टेशन मोड के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ या कोई पजेसिव नहीं लगा हुआ। फिर सुन लेना ध्यान से, आई केम हियर बाय टैक्सी बिल्कुल ठीक है, बाय कार बिल्कुल ठीक है, बाय एयर बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखूं, आई केम हियर बाय माई कार या बाय
द राजधानी एक्सप्रेस या बाय अ टैक्सी। तो इस केस में जब मैंने माई लगा दिया, योर लगा दिया, ट्रेन का नाम लिख दिया, शिप का नाम लिख दिया, प्लेन का नाम लिख दिया, टैक्सी के आगे अ लगा दिया, कोई आर्टिकल लगा दिया, तो ऐसे केस में बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है, अब एक किसी खास व्हीकल की बात हो रही है। बाय ट्रेन का मतलब है ट्रेन से आया हूँ, किसी से भी आया हूँ, चाहे मैंने 3 ट्रेनें पकड़ी हो, 3 छोड़ी हो, पर मैं आया ट्रेन से हूँ। लेकिन जब राजधानी एक्सप्रेस बोल दिया ना मैंने, अब मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक खास व्हीकल की बात कर रहा हूँ जिससे मैं आया हूँ। तो याद रखेंगे इस केस में बाय का इस्तेमाल नहीं होता जब स्कूटर, कार, टैक्सी, ट्रेन, एयर, इनके आगे द, अ, माई, योर, अवर कुछ भी ऐसा लगाओ। तो लगाना क्या उस केस में, बड़ा आसान है। अगर तो वो व्हीकल ऐसा है जिसमें आप बैठने के बाद उसमें चल सकते हो, जैसे बस है, बस में बैठ गए, अब बस में आगे पीछे हो सकते हो ना, चल के आगे चले गए ड्राइवर के पास, पीछे आगे कंडक्टर के पास। जैसे शिप है, जैसे प्लेन है, इन सब में आप क्या चलोगे अंदर अपनी सीट तक, तो इनके आगे लगता है ऑन। और ऐसे व्हीकल जिसमें आप चल नहीं सकते, जैसे कार है, टैक्सी है, जैसे बोट है, बोट मतलब छोटी सी नाव, नाव में चल नहीं सकते, चढ़ गए उतर गए, कार टैक्सी में कहाँ चलोगे। तो जिन व्हीकल्स में चलने की जगह ना के बराबर होती है उनके आगे इन लगता है। और ये कब होगा, जब आपने व्हीकल का कुछ खास बता दिया है, माई कार, योर टैक्सी, राजधानी एक्सप्रेस, एयर इंडिया। समझ गए ना। चल, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, मेरे को पता है, थोड़ा सा आपको लगेगा नया भी है ना। साफ साफ नोट्स बना लो इसके, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालना सेंटेंस के साथ में, ठीक है, और आप सीख पाओगे इससे। तो लास्ट 2 सेंटेंसेस को अगर देखें तो यहाँ पे बाय द राजधानी एक्सप्रेस लिखा है, ये भी गलत है, बाय कैश लिखा है, ये भी गलत है, यहाँ होना चाहिए इन कैश, और यहाँ होना चाहिए ऑन द राजधानी एक्सप्रेस। अगर यहाँ पे माई कार लिखा होता तो फिर मैं लिखता बाय की जगह पे इन माई कार। अगर बोट लिखा होता तो इन अ बोट, अ लगा हुआ ना, तो इन अ बोट। चलिए बढ़े आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। रीडिंग खुद से लेनी है, मीनिंग निकालना है, फिर साथ में पढ़ो। चलिए, कह रहा है जी, एज पार्ट ऑफ स्टेप्स टू एड्रेस दिस द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन एम्प्लॉइंग अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कह रहा है एक पार्ट के तौर पे, हिस्से के तौर पे उन कदमों का, स्टेप्स का, जो है एड्रेस करने का, सोल्यूशन निकालने का इस समस्या का। कह रहा हुआ क्या, कह रहे कदमों के तौर पे ना सेंटर ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो कर रही हैं एम्प्लॉय, या वो कर रही हैं काम पे लगा रही है। एम्प्लॉय करना यानी किसी चीज को काम पे लगाना, और क्या कर रही हैं, एक ऐसी अप्रोच को काम पे लगा रही है जो है कैरेट एंड स्टिक की, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। कोई छोटा सा जानवर है, गधा है, उसको लकड़ी मारोगे तो उसको आप पनिशमेंट दोगे, उसको कैरेट यानी गाजर दिखाओगे तो रिवॉर्ड दोगे। तो कभी गाजर दिखा के चल रहा है, कभी चल नहीं रहा तो लकड़ी मार दी, तो ये अंग्रेजी में अप्रोच कहलाती है कैरेट एंड स्टिक। गलत काम करोगे तो मारूंगा, सही काम करोगे तो गाजर दूंगा। तो ये सारी जो है ना, सारी सरकारें भी यही स्कीम चला रही हैं। और ये स्कीम क्या है जी, ये अप्रोच ये है, फाइनिंग फार्मर्स बट simultaneously also providing subsidized farm equipment, combined harvesters and tractors, as well as incentivizing them to collect stubble and sell them to thermal plants for co-firing। कह रहा है ये स्टिक ये है कि फाइन किया जाता है फार्मर्स को, दंड लगाया जाता है फार्मर्स के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उनको प्रोवाइड किया जाता है फार्म का ऐसा इक्विपमेंट, खेती के ऐसे इक्विपमेंट जो सब्सिडाइज्ड हो, सस्ते हों, सरकार से उनके ऊपर कोई सब्सिडी आपको मिलती हो। इनको कंबाइंड हार्वेस्टर मिलते हैं, ट्रैक्टर भी मिलते हैं, एक ही ट्रैक्टर हार्वेस्टर दोनों एक ही साथ में। साथ ही साथ उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है, प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि वो अपनी पराली को जलाएं नहीं बल्कि इकट्ठा करें और फिर उसको बेच दें पैसे के बदले थर्मल पावर प्लांट को, कोयले के पावर प्लांट को, जहां पे को फायरिंग में वो काम आए, कोयले के साथ में उसको जलाया जा सके। भाई दिल्ली के आसपास ना जले, कहीं और जला लो, किसी थर्मल प्लांट में है ना, वहां पे मुफ्त में जल भी जाएगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये सारा काम जो है ना सरकारें कर रही हैं। स्टिक के तौर पे फाइन लगाती हैं फार्मर पे जो पराली जलाता है, और जो ना जलाए उसको गाजर देती है कि तुम पराली बेचो, हमसे पैसे ले लो। चलिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की वो हैव बीन एम्प्लॉइंग, दे आर एम्प्लॉइंग अप्रोच, यानी इस अप्रोच को वो काम पे लगा रहे हैं। कैरेट एंड स्टिक, यू ऑलरेडी सीन दिस, साइमल्टेनियसली यानी साथ ही साथ, इंसेंटिवाइज करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। चलिए, कह रहा है देयर इज लिटिल डायरेक्ट एविडेंस टू शो दैट दीज मेजर्स हैव रिड्यूस्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग टू दिल्लीज पोस्ट मानसून एयर क्वालिटी। कह रहे लेकिन डायरेक्ट ही जो एविडेंस जो है वो बड़ी लिटिल है। देयर इज लिटिल डायरेक्ट एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत, डायरेक्ट यानी सीधी सीधी, लिटिल यानी ना के बराबर।
तो ना के बराबर सीधा सीधा सबूत हमारे पास है ये दिखाने के लिए कि ये जो सारे मेजर्स हैं, ये जो सारे कदम हैं, इन्होंने रिड्यूस किया है या कम किया है कंट्रीब्यूशन को, योगदान को, स्टेबल बर्निंग का, पराली के जलने का। और योगदान किस चीज में, टू लगा के बता रहे हैं, दिल्ली की एयर क्वालिटी में, मौसम की क्वालिटी में, हवा की, मॉनसून के बाद। तो कोई सबूत हमारे पास नहीं है कि किसानों को ये सब करवाया तो उससे पराली कम जली और उससे दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ। चलिए, एविडेंस हमेशा एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर ना प्लूरल। हमेशा इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आपको मिलेगी, इसका कभी प्लूरल भी एस लगा करके नहीं बनाया जाता, पता ना आपको। एविडेंस, ब्रेड, पेपर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ज्वेलरी। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, मेजर्स का मतलब है कदम, वर्ब इनकी हैव रिड्यूस, रिड्यूस करना, कम करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है अब ये क्यों एविडेंस नहीं मिल रही हमें, एविडेंस क्यों नहीं है। कह रहा है दैट वुड रिक्वायर यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेजर्स टू एनालाइज द केमिकल मेकअप ऑफ पॉल्यूटेंट्स ओवर टाइम एंड ट्रेस द वेटेज ऑफ स्टबल बर्निंग। कह रहा है ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इस काम के लिए जरूरत होगी, दैट वुड रिक्वायर, यूज करना मास स्केल पे, बड़े स्केल पे स्पेक्ट्रोग्राफ मेजर्स को। स्पेक्ट्रोग्राफ कोई इक्विपमेंट होगा जो स्पेक्ट्रम को देख के बता दे कि कितनी धुआं है, कौन सा धुआं कहां से आया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन का है, कौन सा पराली का है। कह रहा है अगर ये एविडेंस निकालनी हो ना तो उसके लिए बहुत बड़े स्केल पे स्पेक्ट्रोग्राफ के मेजर सही होंगे हमें, ताकि हम एनालाइज कर पाए केमिकल मेकअप को या रासायनिक तौर पे कैसे बना है ये सारे पोल्यूटेंट, सारे प्रदूषण करने वाली चीजें वक्त के साथ साथ ओवर टाइम, और फिर ट्रेस कर सकें क्या वेटेज है स्टबल की बर्निंग का। तो ये भारत जैसे गरीब देश में सब कुछ तो हो नहीं सकता, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज के बस की बात है, हर जगह पे ऐसे लगे हों इक्विपमेंट जो देख के ही बता दें। चलिए, दैट की वर्ब है वुड रिक्वायर, रिक्वायर होना, जरूरी बनाना, पॉल्यूटेंट यानी जो पोल्यूशन करे, स्टेबल बर्निंग आपने देख लिया, केमिकल मेकअप यानी कौन सी चीज के किस किस केमिकल से मिलकर वो बनी है। कह रहे दैट एनालिसिस इज अनअवेलेबल, ये एनालिसिस जो है अनअवेलेबल है, भारत में नहीं हो सकता। एंड सो द गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग प्रॉक्सीज सच एज काउंटिंग वेदर द नंबर ऑफ एक्टिव फायर्स विजिबल बाय सैटेलाइट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग टू इवैल्यूएट दिस मैट्रिक। कह रहा है और इसलिए ये एनालिसिस तो है नहीं, हम कर नहीं सकते स्पेक्ट्रोग्राफ लगा के पूरे शहर में लगे हों, तो हमारी सरकार ने जुगाड़ किया, जो तो गवर्नमेंट है ना वो यूज कर रही है एक प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी का मतलब होता है एक जगह की, एक चीज की जगह दूसरी चीज को नाप लेना। बताता हूं आपको क्या होता है प्रॉक्सी, अभी देख लो इसको। तो सरकार एक प्रॉक्सी को यूज कर रही है, जुगाड़ को यूज कर रही है, जैसे कि काउंट कर लेती है सरकार वहां या ना जो नंबर ऑफ एक्टिव फायर्स है, या जो आंकड़ा है जलने वाली आग का, एक्टिव फायर मतलब जो जल रही है किसी वक्त पे देखने में दिखाई दे रही है। कह रहा है वो विजिबल जो है सैटेलाइट के द्वारा ऊपर, क्या वो डिक्लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये इसलिए करती है ताकि सरकारें जायजा ले सकें इस मैट्रिक का, इस पैमाने का। तो स्पेक्ट्रोग्राफ लगाने की वजह सरकार क्या बोलती है, हम सैटेलाइट से देख लेंगे कितनी बार आग लगी है, किस किस जंगल में, किस किस खेत में, और काउंट कर लेंगे उनको, फिर देख लेंगे 2022 में कितनी लगी थी और आज कितनी लग रही है, तो पता लग जाएगा परालियां कितनी, मतलब परालियां कितनी कम हुई। चलिए, तो गवर्नमेंट की वर्ब हैज बीन यूजिंग, सरकार यूज कर रही है प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी अब आपने देख लिया ना जुगाड़, अगर गर्मी बहुत है और टेम्परेचर नापने के लिए आपके पास थर्मामीटर नहीं है, तो आप ये चेक कर रहे हो मेरे को पसीना कितना आया, ज्यादा पसीना आ रहा है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो यह प्रॉक्सी है आपके लिए, है ना। थर्मामीटर नहीं था तो जुगाड़ कर दिया आपने, आपने अपना स्वेट देख लिया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रॉक्सी। नंबर ऑफ फायर्स की वर्ब है हैव बीन डिक्लाइनिंग। इवैल्यूएट करना, जायजा लेना, मैट्रिक का मतलब होता है कसौटी या पैमाना। कह रहा है सिंस 2020 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन फायर्स इन पंजाब एंड हरियाणा प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू टेक क्रेडिट। कह रहा है सन 2020 से एक डिक्लाइन हमने देखा है फायर्स में, इन आगों में पंजाब हरियाणा के अंदर, और ये ऐसे देखा है कि प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये सरकार को बढ़ावा दे रहा है सरकार को कि वो टेक क्रेडिट करे। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि हमारी वजह से ही हुआ है। टेक क्रेडिट लेना, किसी चीज का श्रेय लेना, है ना, उसका बोल देना भी मैंने, देखो मैंने करके दिखाया है, टेक क्रेडिट किया। चलिए, डिक्लाइन की वर्ब हैज बीन, क्लॉज शुरू हुआ देयर से, जब भी देयर से क्लॉज शुरू होगा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगी। देयर से, हेयर से बनने वाले क्लॉज ऐसे ही काम करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, यहां डिक्लाइंस लिखा होता तो यहां हैज की जगह पे हैव लगा होता। सिंपल फॉर्मूला याद रखें इसको, टेक क्रेडिट करना, यू ऑलरेडी सीन। अब देखो इस सेंटेंस में, इस आर्टिकल में एक गलती है, मैं सेंटेंस भी आपके सामने पॉइंट आउट कर रहा हूं। इसका भी ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन वेदर से लेकर के मैट्रिक तक गलती कहीं दिख रही है तो बताओ। चलो, इस गलती को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, साइड में लिखा हुआ मैंने,
द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ के बीच में क्या फर्क है? देखिए, द नंबर यानी कि एक खास आंकड़ा, नंबर का मतलब क्या होता है? आंकड़ा। अ नंबर, अ नंबर का मतलब होता है एक आंकड़ा। टेक्निकली देखा जाए तो नंबर नाम का नाउन सिंगुलर है और नंबर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। भाई नंबर्स तो लिखे नहीं हुए, नंबर लिखा हुआ है। नंबर मतलब एक नंबर है, एक नंबर है तो मतलब सिंगुलर है, तो उसका वर्ब होगी सिंगुलर। लेकिन इसका पैटर्न कुछ और बनता है, लॉजिकली समझना है आपको। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज राइजिंग। जो आंकड़ा है कंप्लेंट्स का वो बढ़ रहा है। मुझे बताओ, कंप्लेंट्स बढ़ रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है? दोनों ही बढ़ रहे हैं। आंकड़ा बढ़ रहा है यानी कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज राइजिंग, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंप्लेंट्स, द नंबर को एक वर्ब चाहिए, वर्ब होगी सिंगुलर, क्योंकि नंबर यहां पे आंकड़ा है, सिंगुलर है। तो यहां पे मुझे इज का इस्तेमाल करना होगा, आर का नहीं करना। तो द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन अ नंबर देखो, मान लीजिए अगला सेंटेंस है, अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर एब्सेंट टुडे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है स्टूडेंट्स का जो आज एब्सेंट है। अब मुझे ये बता दो खाली, बच्चे एब्सेंट है या आंकड़ा एब्सेंट है? क्लास में स्टूडेंट्स कम है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो क्या स्टूडेंट्स का आंकड़ा एब्सेंट है, फिगर एब्सेंट है, या स्टूडेंट्स खुद एब्सेंट है? इस केस में देखोगे तो सर आंकड़ा एब्सेंट नहीं हो सकता। फर्स्ट केस में आंकड़ा बढ़ सकता था, तो आंकड़े को, फिगर को हमने सिंगुलर वर्ब दे दी इज। लेकिन सेकंड केस में ह्यूज नंबर जो लिख रहे हैं ये ना एब्सेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट एब्सेंट है। यानी अ ह्यूज नंबर ऑफ जो है ना, इसमें नंबर को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, ये एक्चुअल में पूरा एडजेक्टिव है। अ ह्यूज नंबर का मतलब होता है अ लॉट ऑफ। अ ह्यूज नंबर या अ लार्ज नंबर या अ नंबर का मतलब है अ लॉट ऑफ। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा जो कि एब्सेंट है, इसलिए वर्ब लगेगी आर। तो यहां से फॉर्मूला अंग्रेजी में डिराइव हुआ है, द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब, अ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब। सीख गए सब लोग? लॉजिकली समझा है? 8वीं 10वीं के बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। चलो कमेंट्स में बताना ये कॉन्सेप्ट किस किस को अभी भी समझ में नहीं आया। अप्लाई करो इसको। सरकार कह रही है कि हाँ या ना, जो आंकड़ा है एक्टिव फायर्स का जो विजिबल है सैटेलाइट से, वो आंकड़ा डिक्लाइन कर रहा है। अरे फायर और आंकड़ा दोनों डिक्लाइन कर सकते हैं, तो द नंबर को सिंगुलर वर्ब देनी चाहिए, टेक्निकली यहां पे हैज लिखना चाहिए। द नंबर ऑफ एक्टिव फायर्स हैज बीन डिक्लाइनिंग टू इवैल्यूएट दिस मैट्रिक। चलो लास्ट सेंटेंस खुद से करना है सभी को। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज या हैव गॉन डाउन दिस ईयर। क्या लगाऊं, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है इट टर्न्स आउट दैट दिस वाज अ पायरिक विक्ट्री। कह रहा है अब ये निकल कर क्या आया, इट टर्न्स आउट कि ये जो पूरी विक्ट्री जो थी, जीत सरकार ने जो क्लेम की है, ये एक पायरिक विक्ट्री थी। देखिए पायरिक विक्ट्री मतलब ऐसी जीत जिसमें जीत में भी हार हो जाए। ये पेरियस नाम का एक राजा था जिसने बहुत सारी जंगें जीती, लेकिन हर जंग के अंदर ये इतना बर्बाद हो गया, जीतते जीतते भी, मतलब इसकी सारी सल्तनत ही खराब हो गई, सारे फौजी मर गए इसके। तो वहीं से हमने वर्ड निकाला हुआ है पीरिक विक्ट्री, ऐसी जीत जिसको जीतने में आपका बड़ा नुकसान हो जाए। चलिए कह रहा है व्हेन इमेजेस फ्रॉम अ डिफरेंट सैटेलाइट्स वर यूज्ड टू कंप्यूट अनदर पैरामीटर कॉल्ड बर्न्ट एरिया, द एक्चुअल लैंड एरिया दैट हैड बीन बर्न्ट, द रिडक्शन वॉज अ मोर ग्रेजुअल 30%। कह रहे जब इमेजेस जो हैं, फोटोज जो हैं, एक दूसरे सैटेलाइट से, डिफरेंट सैटेलाइट से, उनको यूज किया गया पैसिव वॉइस में कंप्यूट करने के लिए, गिनती करने के लिए एक और कसौटी या पैमाने की, पैरामीटर की, जो है जले हुए एरिया का। आग नहीं गिनेंगे कितनी लगी, एरिया देखेंगे कितना एरिया जला। कह रहा है जब दूसरे सैटेलाइट से वो एरिया को हमने कंप्यूट किया, और ये वो एरिया है जो एक्चुअल लैंड एरिया होगा जिसको जलाया गया किसानों के द्वारा पराली के फॉर्म में। कह रहा है फिर ये रिडक्शन जो हमें दिखी, ये जो कमी हमें दिखी 2022 से, वो बहुत कम थी, ग्रेजुअल थी, सिर्फ 30% की थी। सरकार कह रही है 90% परालियां बंद होगी, लेकिन परालियों से जो जलने वाला एरिया है वो 3 सालों में 30% ही कम हुआ है। चलिए इमेजेस की वर्ब है वर यूज्ड, दैट आया है लैंड एरिया के लिए, दैट की वर्ब है हैड बीन बर्न्ड। रिडक्शन यानी कमी, वर्ब है इसकी वॉज। ग्रेजुअल का मतलब होता है जो धीमा हो, ऐसे 90% का उछाल नहीं आया, गिरावट नहीं आई, धीमी सी गिरावट आई है, ग्रेजुअल सी 30% की। कह रहा है फ्रॉम अबाउट 31,500 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 2022 टू 19,700 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 2025 एज ऑफ नवंबर 25 दिस ईयर। तो ये आया है हमारे पास, 31,500 होता था 22 में, अब जो हो गया 19,700 है ना 25 के अंदर। कह रहा है जी एन इंडिपेंडेंट रिसर्च आउटफिट हैज फाउंड, और ये बात सरकार ने नहीं बताई,
ये बताई है एक इंडिपेंडेंट यानी आजाद रिसर्च आउटफिट ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसा उसने ढूंढा है, पाया है। कह रहा है यूजिंग डेटा फ्रॉम अनदर सेट ऑफ सैटेलाइट्स कॉल्ड मीडियोस्टैट्स या अनएम्बिगुअस एविडेंस इमर्ज्ड दैट फार्म फायर्स हैड शिफ्टेड टुवर्ड्स द इवनिंग। कह रहा है फिर यूज करते हुए डेटा को दूसरे सैटेलाइट्स के सेट से, एक और टाइप के जो सैटेलाइट हैं उनके डेटा को अगर यूज किया जाए, और सैटेलाइट को बोलते हैं मीटियोसैट। कह रहा है किनको यूज करके ये पता लगा, अनएम्बिगुअस एविडेंस हमें मिली है। अनएम्बिगुअस यानी जो एकदम साफ हो, क्लियर हो, कैटेगोरिकल हो, अनइक्विवोकल हो। तो ऐसे सबूत हमें साफ साफ इमर्ज हुए हैं, दिखे हैं, दैट वो ये कि खेत में जलने वाली जो आग है, पराली की आग, वो शिफ्ट हो गई है पास्ट परफेक्ट टेंस में इवनिंग की तरफ, शाम की तरफ। तो अब किसान जो है रात में आग लगाते हैं पराली में, उनको एक टेक्निक पता लगती है, वो टेक्निक आपको आगे बताएगा। चलिए, एविडेंस की वो बाई इमर्ज्ड, एविडेंस ऐसे सामने आई, इमर्ज समझते हैं ना आप, किसी चीज का उबर करके आना। फार्म फायर्स की वो बाय हैड शिफ्टेड, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना। चलो अब ये क्या करते हैं किसान भाई शाम में, देखो अगला पैराग्राफ फटाफट। पॉज करके खुद से पढ़ना है ना। कह रहा है अनलाइक द अदर सैटेलाइट्स विच ऑर्बिट द पोल्स, दिस वन इज जियो स्टेशनरी, मीनिंग इट कॉन्टिन्यूसली लुक्स एट द सेम स्पॉट। कह रहा है बिल्कुल उल्टा दूसरी सैटेलाइट्स के, वो दूसरी सैटेलाइट्स जो चक्कर लगाती हैं पोल्स के चारों तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कह रहा है उनसे बिल्कुल उल्टा ये जो मीटियो सेट है ना, ये दिस वन, ये जियो स्टेशनरी है। यानी इसका मतलब ये है, ये लगातार लुक करती है, देखती है एक स्पॉट पे। मान लीजिए ये अर्थ है, गोल घूम रही है, एक सैटेलाइट यहाँ पे लगी हुई है। अब ये अर्थ घूम रही है तो ये सैटेलाइट क्या, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी उतना उतना ही देख पाएगी जो इसके सामने आएगा। लेकिन अगर ये सैटेलाइट मीटियो सेट होती, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, ये क्या करती है, अर्थ के साथ साथ घूमती है, तो हमेशा एक ही एरिया पे फोकस रखेगी। ऐसे आपने अर्थ पे हजारों सैटेलाइट छोड़ रखी हैं हर एरिया को चेक करने के लिए, तो ये काम है सैटेलाइट का। तो अनलाइक बिल्कुल उल्टा ये दूसरी सैटेलाइट के जो ऑर्बिट करती हैं पोल्स को, ये वाली कंटिन्यूसली लुक करती है एक ही जगह पे, अर्थ के साथ साथ बिल्कुल उसी रफ्तार से घूमती रहेगी। कह रहा है द सेंटर हैज बीन यूजिंग फायर काउंट रिडक्शन बेस्ड ऑन पोलर सैटेलाइट डेटा। कह रहा है हमारा प्यारा जो सेंटर है सरकार, वो यूज करती आ रही है फायर की काउंट के रिडक्शन को, या फिर फायर की गिनती के कमी को, और कैसे, पोलर सैटेलाइट के डेटा के आधार पे। और कह रहा है क्या है ये पोलर, विच पासिस थ्रू इंडिया बिटवीन 10 AM एंड 1:30 PM। ये पोलर सैटेलाइट जो है इंडिया से पास करती है सुबह 10 से दोपहर को 1:30 बजे के बीच में। तो ये है सेंटर की गलती, 3 घंटे की परालियां गिनते हैं सिर्फ, 1:30 बजे के बाद में किसानों को पता है 1:30 बजे के बाद ये सैटेलाइट गुजर जाएगी तो आग लगा लेंगे। सेंटर की वो हैज बीन यूजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ है, ये यूज कर रहे हैं पोलर सैटेलाइट को, विच पासिस थ्रू इंडिया बिटवीन दीज टाइम फ्रेम्स। कह रहा है सिंस 2020 रिपोर्ट्स हैड बीन इमर्जिंग दैट फार्मर्स हैड शिफ्टेड देयर बर्निंग टुवर्ड्स इवनिंग प्रिसाइजली टू अवॉइड डिटेक्शन बाय दीज सैटेलाइट्स। कह रहे सन 2022 से रिपोर्ट्स ऐसी इमर्ज हो रही थी, हैड बिन इमर्जिंग, 3 साल पहले से ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि किसान तेज हो गए हैं, फार्मर्स जो हैं शिफ्ट कर चुके हैं, बदल चुके हैं अपने बर्निंग के टाइम को इवनिंग की तरफ, सटीक तौर पे प्रिसाइजली। और क्यों, ताकि वो अवॉइड कर सके, बच सके पकड़े जाने से, डिटेक्शन से, इन जियो जो है पोलर सैटेलाइट के द्वारा। तो ये पहले से ही हमारे पास न्यूज आ चुकी है कि किसानों को पता है कि सैटेलाइट का टाइम क्या है। चलिए, रिपोर्ट्स की वो हैड बीन इमर्जिंग, फार्मर्स की वो हैड शिफ्टेड, सब्जेक्ट वो मिलाते रहना भाई, सबसे जरूरी काम यही है। प्रिसाइजली यानी इन अ प्रिसाइज मैनर, सटीक तौर पे। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन अप्राइज्ड ऑफ दिस इन 2024 हैड एक्सप्रेसली टोल्ड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बॉडीज टू असर्टेन बर्न्ट एरिया टू गेज स्टबल बर्निंग ट्रेंड्स। कह रहा है और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंची, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपराइज किया गया इस पूरी घटना के बारे में 2024 में कि किसान क्या है ना जो है दिमाग लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे एक्सप्रेसली बोला था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बॉडीज को, इसके अंदर की संस्थाओं को, कि ये अंदाजा लगाएं, असर्टेन करें जले हुए एरिया का, ताकि गेज किया जा सके या मापा जा सके पराली जलने के रुझान को, ट्रेंड को। तो सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बोल चुकी है कि आग गिनना बंद करो, 3 घंटे में आग गिन लेते हो फिर बोल देते हो कम हो गई ज्यादा हो गई, मत गिनो। आप तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ये देखो कि कितना एरिया जला हुआ है, उस एरिया को हमारे पास लाओ, फिर पता लगे परालियां जलती हैं या बंद हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर चुकी थी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को पहले से ही, व्हेन अप्राइज्ड ऑफ, जब इसको अप्राइज किया गया या इन्फॉर्म किया गया। अप्राइज करना, किसी को किसी चीज के बारे में बताना। असरटेन करना यानी अनुमान लगाना। गेज का मतलब होता है मापना, मेजर करना। वर्ड देख लेना अंग्रेजी में गोज लिखा जाता है, बोला जाता है गेज, किसी चीज को मापना या मेजर करना। अब देखो इस वर्ड पे आते हैं अप्राइज पे। अप्राइज मैंने आपको बता दिया, किसी चीज को, किसी इंसान को किसी चीज के बारे में बताना। व्हेन कोर्ट वाज अप्राइज्ड ऑफ दिस इन 2024। अगर अप्राइज वर्ड में आई से पहले एक ए लगा दूं तो अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की इवेल्युएशन करना, जायजा लेना। जैसे बड़े अफसर आते हैं ना गांव में देखने कि क्या नुकसान हुआ है तूफान के बाद, समझ पा रहे हो, वो अप्रेज कर रहे होते हैं तूफान के नुकसान को। तो जब भी आप किसी चीज का अंदाजा लगाते हो, जौहरी के पास हीरा लेके आते हो तो वो हीरे को अप्रेज करता है कि ये हीरा असली है नकली है, किस है ना, किस वैल्यूएशन का है। तो ये अप्रेज वर्ड अलग है, अंदाजा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए या मूल्य लगाने के लिए यूज होता है। अप्राइज वर्ड अलग है, इसका मतलब है किसी को इंफॉर्मेशन देना। दोनों एक जैसे हैं, ध्यान रखना। एक सेंटेंस दे रहा हूं आप सभी को, इसको ट्राई दो। प्लीज अप्रेज मी ऑफ द डिटेल्स बिफोर यू अप्राइज द प्रपोजल। कृपा करके मुझे डिटेल्स के बारे में अवगत करवाएं इससे पहले कि आप प्रपोजल को अप्राइज करें या उसका जायजा लें। ठीक है, सही करो, इसको कमेंट्स में डालो, दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। चल लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको रीडिंग दे लो, मीनिंग निकाल लो इसका। चलिए, कह रहा है जी, मोर ओवर गिवन दैट सैटेलाइट्स हैव डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर्स, देयर इज नो नोइंग व्हाट द ट्रू काउंट ऑफ फायर्स इज एट प्रेजेंट। कह रहा है इससे भी आगे मोर ओवर का मतलब है, मोर मतलब ज्यादा, ओवर मतलब इसके, इससे भी आगे बढ़े और ऊपर की बात करें हैं तो देखते हुए इस चीज को, गिवन दैट मतलब देखते हुए इस चीज को कि सैटेलाइट जो हैं उनकी रेजोल्यूशन पावर डिफरेंट टाइप की है। कोई एचडी सैटेलाइट है, कोई मिनी एचडी है। तो कह रहा है फिर कोई नोइंग नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। नोइंग मतलब अनुमान, और किस चीज का, कि क्या ट्रू काउंट है, क्या सच्ची संख्या है फायर्स का एट प्रेजेंट। समझ गए ना, कोई सैटेलाइट जो है इस एरिया पे है, कोई इस एरिया पे जियो स्टेशनरी है, पर इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत कम है, तो सब तरफ एचडी लगे नहीं हुए, तो सही में आग को गिना जा ही नहीं सकता कितनी लगी है। कह रहा है द सेंटर हाउएवर हैज स्टिल नॉट मेड ईयर वाइज बर्न्ड एरिया एस्टिमेट्स पब्लिक। कह रहा है लेकिन सेंटर तो जानता है ना, सेंटर ने हालांकि अभी तक हर साल का जो बर्न्ड एरिया का एस्टिमेट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला, उसको मेक पब्लिक नहीं किया है, लोगों के सामने, लोगों से छुपा के रखा हुआ है। सेंटर की वो है हैज नॉट। कह रहा है जी, बीइंग डिसइंजीनियस विद डेटा will only accelerate the erosion of public confidence in government's claim on tackling air pollution। कह रहा है जी, being यानी होना, बेईमान यानी disingenuous, याद है ना, genuine यानी एकदम ईमानदार, ingenuous यानी जो ईमानदारी में हो, disingenuous यानी बेईमान। कह रहा है डेटा से ऐसी बेईमानी करके, बेईमान होकर के, कह रहा है ये काम जो है ना बेईमानी करने का या डिसइंजीनियस होने का डेटा को लेके, ये सिर्फ एक्सेलरेट करेगा या तेज करेगा, रफ्तार को बढ़ा देगा इरोजन की या जंग लगने की, और किसके, पब्लिक के कॉन्फिडेंस की, आम आदमी के भरोसे की, सरकार के दावे में जो है टैकल करने का एयर पोल्यूशन को। जानबूझ करके सेंटर गलत डेटा बता रहा है। 3 घंटे में जो सैटेलाइट इकट्ठा करती है नंबर ऑफ फायर्स, वो डेटा बता के सरकार बता रही है कि हमने फायर्स को कम कर दिया। तो आप बेईमानी कर रहे हो, सही डेटा तो छुपा के बैठे हो, तो ये बेईमानी से आप पब्लिक का भरोसा और तोड़ रहे हो। कह रहा है द सेंटर मस्ट इमीडिएटली मूव टू एड्रेस दिस। सेंटर को इमीडिएटली मूव करना होगा, हरकत में आना होगा इस बेईमानी को एड्रेस करने के लिए। चलिए, अब ये जो वर्ड मैंने आपको बोला था डिसइंजीनियस, जहां आएगा इस पे एक एडिशनल आपको नोट बताऊंगा। देखो 2 वर्ड हैं, फिर से बना रहा हूं, ध्यान में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। पहला वर्ड है जेन्युइन, जेन्युइन यानी ईमानदार। दूसरा वर्ड है जीनियस। जेन्युइन से ही आपने जेन्युअस नाम का वर्ड बनाया है, और इसी से आपने इनजेन्युअस वर्ड बनाया है। अब इनजेन्युअस मतलब जो आदमी बहुत ईमानदारी में रहता हो, बच्चे जैसा हो, साफ सुथरे दिल वाला। और इंजीनियस का मतलब क्या हुआ, जो आदमी जीनियस बने में रहता हो, बड़ा तेज दिमाग का हो। तो ये दोनों अलग वर्ड है। पहला क्या है, इनजेन्युअस, साफ दिल वाला। दूसरा है इंजीनियस, इंजीनियस यू की जगह आई कर दिया, तेज दिमाग वाला। और इसी के आगे अगर डिस लगाएं तो मतलब खराब दिल वाला, काले दिल वाला, और इसके आगे डिस लगाएं तो इसका मतलब मोटे दिमाग वाला। तो ऐसे अंग्रेजों ने वर्ड बनाए हैं, जेन्युअस, इंजेन्युअस, डिसइंजेन्युअस, जीनियस, इंजीनियस, डिसइंजीनियस। गूगल में एक सर्च देना इन दोनों को, और खुद से कमेंट में टाइप करना, सेंटेंस बना सको तो और भी अच्छा है। बड़ी अच्छी बुक है एडवांस लेवल की, यही टाइप की जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए।
चलिए आ जाओ अपने क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन अब मेंस लेवल का बना दिया मैंने आज। सरकार का जो दावा है कि 90% का रिडक्शन हुआ है फायर के इंसिडेंट्स में, ये लॉजिकली या तार्किक तौर पे गलत है। ये दावा क्यों गलत लगता है हमें? जिसने ये सारे मीनिंग पढ़ लिए ना इनके तीनों ऑप्शंस के, उसका आंसर निकल आएगा। सिंपल, क्योंकि ये जो 90% की रिडक्शन है ये सिर्फ फायर की काउंट के ऊपर जो है बेस्ड है। कितना एरिया जला वो काउंट तो सरकार छुपा के बैठी है, और ये काउंट भी पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के थ्रू लाए हैं। ये सुबह 10 से दोपहर के 1 बजे के बीच में कितनी परालियां जलती हैं, सिर्फ ये डेटा सरकारें इकट्ठा करके बैठी हैं। तो एक सिंगल मैट्रिक पे आधारित है ये डेटा पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, इसलिए ये लॉजिकली फ्लॉड क्लेम है। चलो सी आंसर बन गया फर्स्ट में। इस आर्टिकल की टोन कैसी है? मेरे ख्याल से ये बड़ा इजी है करना सबके लिए। एडमायर तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, प्रशंसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। स्पेकुलेटिव यानी कयास लगाने वाला भी कुछ नहीं है इसमें कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, ऐसा कुछ स्पेकुलेशन भी नहीं है। डिटैच्ड और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एकदम अलग होकर के, फर्क ही ना पड़े, ऐसा भी नहीं है। आंसर बनेगा बी, क्रिटिकल है और स्केप्टिकल है। सरकार को क्रिटिसाइज करती है और अपना सरकार में स्केप्टिसिज्म या अविश्वास दिखाने वाली टोन है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैब और ग्रामर के जो आपको खुद से सही करने हैं। पायरिक विक्ट्री पूछा है आपसे, क्या होती है? किसी चीज के मलबे को क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं, डिब्री बोलते हैं या एवरेशन बोलते हैं? इनजीनियस और इनजेन्युअस में क्या फर्क है? तो जीनियस जेन्युइन आपको करवाया था, वहां से इसको देखना। कॉमन एरर्स है लास्ट में 2 क्वेश्चंस की। पहली एरर आपको इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास मिलेगी, और दूसरी आपको जरूर मिलनी चाहिए। चलो अपने आप ढूंढो, फिर मैं बताऊंगा तो देखते ही आप बता ही दोगे, फिर उसका मतलब नहीं है कोई। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं वीडियो के नीचे, सारी एरर्स सारी वोकैब 3 से लेकर 7 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले? क्लास आज की कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर से दिया करो, एक लाइक और एक शेयर देना क्लास को। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक शाम को 6:30-7 बजे। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।